तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आपका केमिस्ट्री क्लास 10th का मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर और मेरा पर्सनल फेवरेट चैप्टर है ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस चैप्टर में हम काफ़ी सारे नए कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जो अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं। तो इस चैप्टर को करने से पहले आपको थोड़ा सा वैलेंसी का आइडिया होना चाहिए जो हम क्लास 9th में पहले से कवर करके आ चुके हैं। ऑक्टेट रूल क्या होता है ये सब आपको पता होना चाहिए, तभी ये चैप्टर जो है काफ़ी बार स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है क्लास 9th में जो हमने केमिस्ट्री सीखी थी उसका एप्लीकेशन पार्ट इस चैप्टर के अंदर होने वाला है। तो आप एक बार जाके रिवाइज जरूर कर लेना, वैलेंसी क्या होती है, ऑक्टेट रूल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किस तरीके से लिखते हैं। तो अब इस चैप्टर की स्टार्टिंग हम करने वाले कार्बन की बेसिक इंफॉर्मेशन को जान के देखेंगे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, मास नंबर कितना होता है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले छोटा सा कार्बन के बारे में हम इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं इस चैप्टर में, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वगैरह। फिर हम देखेंगे कि कार्बन के अंदर बॉन्डिंग किस टाइप की होती है, बॉन्ड क्या है सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी। फिर देखेंगे कि कार्बन स्पेसिफिकली ऐसा किस टाइप का बॉन्ड बनाता है। फिर और कौन कौन से टाइप के बॉन्ड्स होते हैं जो कि हम मेटल नॉन मेटल्स में भी पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेंगे। वाइटल फोर्स थ्योरी देखेंगे। ल्यूइस सिंबल्स आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर हम देखेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन का मतलब होता है कि डिफरेंट फॉर्म्स हमारे पास कार्बन की प्रेजेंट है। जैसे कि पहली फॉर्म हमारी ग्रेफाइट, उसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखेंगे कि नॉन मेटल होते हुए भी ग्रेफाइट हमारा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कैसे कर रहा है। जो ये एक्सेप्शन मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी बताया था, मेटल नॉन मेटल्स के अंदर भी बताया था। फिर हम देखेंगे डायमंड इतना हार्ड सब्सटेंस क्यों है, उसका रीजन छुपा है, डायमंड की जो बॉन्डिंग है उसके अंदर छुपा है, तो वो हम सीखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे फुलरीन्स क्या है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में देखेंगे कि कार्बन जहां देख लो हर जगह हमारा कार्बन ही प्रेजेंट है। आपने जो कपड़े पहने हैं वो कार्बन है, आपकी टेबल किस चीज़ की बनी हुई है, कार्बन की। पेन जो आप यूज़ कर रहे हो, नोटबुक आप यूज़ कर रहे हो, वो सब किस चीज़ का बना हुआ है, कार्बन का बना हुआ है। तो ऐसा क्या खास है कार्बन के अंदर जो कार्बन इतना ज़्यादा वर्सेटाइल एलिमेंट है। फिर हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन नाम का चैप्टर आपका क्लास 11th के अंदर भी आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर हम फंक्शनल ग्रुप, काफ़ी सारे नए नाम सुनने को आपको अभी मिल रहे होंगे यहाँ पे, बहुत इंटरेस्टिंग है इसी वजह से ये चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर काफ़ी सारे नए कॉन्सेप्ट्स हम सीखने वाले हैं। आइसोमेरिज्म देखेंगे, होमोलॉगस सीरीज देखेंगे, साथ ही साथ काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगे और सारा की सारा एप्लीकेशन पार्ट साथ साथ क्लियर होता जाए। फिर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम कैसे करते हैं, उनका नामकरण कैसे करते हैं, नॉमेनक्लेचर देखेंगे डिटेल में। फिर हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हम देखने वाले हैं। आईयूपीएसी क्या होती है, क्लास 9th के अंदर आप देख चुके हो इस चीज को, ठीक है। आईयूपीएसी स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो उसकी पूरे रूल्स हम देखने वाले हैं। फिर देखेंगे कुछ कार्बन के कंपाउंड जो रिएक्शंस देते हैं, जैसे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन हो गया, हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। फिर कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हमारे पास, वो सब देखें, उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, जैसे कि इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड के बारे में हम देखेंगे। एंड में इस चैप्टर को हम खत्म करने वाले हैं क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप। जो हमारा सोप है वो किसी भी कपड़े को किस तरीके से साफ कर देता है उसका पूरा प्रोसेस हम देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एंड इस चैप्टर को एंड करेंगे हम काफी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के बाद। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ। कार्बन का एटॉमिक नंबर मुझे जल्दी से बता दो कितना होता है, सबको पता है कितना होता है, 6 होता है। अब अगर एटॉमिक नंबर इसका 6 है तो ये क्या शो कर रहा है कि कार्बन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 6 है, वही तो होता है उसका एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हुए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हुए 6। अब हमें पता है कि एटम एज अ होल एक न्यूट्रल स्पीसीज है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही कार्बन के अंदर क्या होने वाला है, नेगेटिव चार्ज होने वाला है। यहाँ पे हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज 6 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो 6 ही होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो गए, 6 हो गए। ये चीज क्लियर हुई। अब हमें ये भी पता है कि जो मास नंबर होता है हमारे कार्बन का, वो कितना होता है, 12। ये भी आप नोट डाउन करेंगे कि मास नंबर ऑफ कार्बन इज 12 होता है। अब हमें ये पता है कि ये है हमारा बेसिक बोर मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हम पढ़ चुके हैं क्लास 9th के अंदर। बीच में हमारा क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में
प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और रदरफोर्ड के मॉडल से हमें ये समझ में आया था कि जितना भी मास प्रेजेंट होता है एक एटम के अंदर, वो मैक्सिमम पार्ट किसके अंदर प्रेजेंट होता है, हमारे न्यूक्लियस में। यानी कि मास अगर उसका 12 है तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए हमारे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, 12 हो गए। अब हमें पहले से पता है क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 6 है, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे, क्योंकि टोटल सम कितना आ रहा है हमारा 12 आ रहा है मास नंबर का, और प्रोटॉन का नंबर हमें पता है कितना 6 होता है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे, 6 ही हो जाएंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कार्बन में, ये हर एक एटम में ऐसा, हर एक एटम में ये चीज नहीं बैठती है सेम कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तीनों ही क्या होते हैं, ये भी 6 होते हैं, ये भी 6 होते हैं और ये भी 6 होते हैं। ये हर एक एटम में नहीं होता ये वाला कॉम्बिनेशन। ओके, ये तो था थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन। अभी हम आगे देखने वाले हैं हमारा सेकंड पॉइंट, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है कार्बन की। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का क्या मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को किस तरीके से डिफरेंट शेल्स के अंदर, एनर्जी शेल्स के अंदर हम अरेंज करेंगे। हम 2n स्क्वायर रूल को जानते हैं, हम ऑक्टेट रूल को भी जानते हैं, तो हमें पता है KLMN शेल्स के अंदर किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है। फर्स्ट शेल के अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। तो K शेल पहली शेल होती है एंड L शेल हमारी सेकंड शेल है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो हमें अरेंज करने हैं वो है 6। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास, 6। तो फर्स्ट शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे आएंगे, नेक्स्ट शेल यानी कि सेकंड शेल में। 4 इलेक्ट्रॉन्स किस में आ गए, L शेल में आ गए। अब हमें ये भी पता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट शेल होती है हमारी आउटर मोस्ट शेल। इस चीज को एक बार नोट डाउन करेंगे हम, मोस्ट इंपॉर्टेंट शेल ऑफ एटम, एटम की, किसी भी एटम की मोस्ट इंपॉर्टेंट शेल कौन सी होती है हमारी, आउटर मोस्ट शेल होती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज होती है किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, आउटर मोस्ट शेल के ऊपर। क्यों, क्योंकि अगर कोई हमारा एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या लूज करता है, अगर वो कार्बन है मान लो, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो ये सबसे पहले कहाँ पे गेन करेगा, अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर ना, ठीक है। अंदर आउटर मोस्ट को क्रॉस करके अंदर वाले शेल के अंदर कैसे चले जाएगा, सबसे पहले तो जो शेल सबसे बाहर है उसी के अंदर ही आएगा। अगर कार्बन को अपने अंदर एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना है तो सबसे पहले वो बाहर वाले दरवाजे के ऊपर ही आएगा ना। हम मान लो कोई आपके घर पे आए तो सबसे पहले आपका जो मेन गेट है उसके अंदर से ही वो अंदर आ सकता है, आपके डायरेक्टली बेडरूम के अंदर तो नहीं घुस सकता, वो लिविंग रूम में तो नहीं आ सकता। तो सबसे पहले जो मेन गेट है वहीं पे ही आएगा वो। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन को अगर गेन करना है कार्बन को, तो वो कहाँ पे आएगा, आउटर मोस्ट शेल के अंदर आएगा। और अगर कार्बन को अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज भी करना है तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे वो आउटर मोस्ट शेल से ही जाएंगे, ठीक है। तो इसी वजह से हमारा आउटर मोस्ट शेल मोस्ट इंपॉर्टेंट शेल होता है, जो कि डिसाइड करता है सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को किसी भी एलिमेंट के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमें पता चल गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं हम कार्बन के बारे में। आउटर मोस्ट शेल ऑफ कार्बन कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, वो तो हमने देखा ही अभी, K में 2 इलेक्ट्रॉन्स है एंड L में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि वैलेंसी कितनी हो गई कार्बन की। वैलेंसी होती क्या है, वैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट, यानी कि जो पर्टिकुलर कोई भी एलिमेंट है वो कितने अदर एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कर सकता है, उसी कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। एंड आउटर मोस्ट शेल का एक और नाम भी होता है, उसको बोलते हैं हम वैलेंस शेल। अब जितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर, अब
कार्बन के अंदर आउटरमोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इसका मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हो गई कार्बन की कंबाइनिंग कैपेसिटी हो गई है 4, यानी कि वैलेंसी कितनी है 4। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन अदर 4 एटम्स के साथ कंबाइन कर सकता है, यानी कि कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, टोटल बॉन्ड कितने बना सकता है हमारा कार्बन, 4 बना सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको हम आगे डिटेल में भी सीखने वाले हैं। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखेंगे, देखो कार्बन इज 15th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ। मैंने अभी आपको बताया कि काफी वर्सेटाइल है कार्बन हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, आसपास जहां पे भी हम देखते हैं हर चीज कार्बन की बनी हुई है। ये जो रिमोट है ये किस चीज का बना हुआ है, कार्बन का, इसके अंदर कार्बन है। ये पेन कार्बन का बना हुआ है, आपकी टेबल, चेयर, खाना आप खाते हो, आपकी ह्यूमन बॉडी, आप खुद भी तो कार्बन के बने हुए हो। हमारे आसपास जितने भी एनिमल्स प्रेजेंट है सब क्या है, कार्बन के ही तो बने हुए हैं। तो इतना ज्यादा वर्सेटाइल है, 15th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है हमारी अर्थ के ऊपर कार्बन, ठीक है, इसी वजह से इतना वर्सेटाइल है। नेक्स्ट देखेंगे, अर्थ क्रस्ट हैज ओनली 0.02% ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स की फॉर्म में अगर बात करते हैं तो डाटा क्या कहता है, 0.02% कार्बन प्रेजेंट होता है अर्थ क्रस्ट पे मिनरल्स की फॉर्म में। यह आपका एनसीईआरटी का डाटा है, तो यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ये आपको थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा कि 0.02% कार्बन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एटमॉस्फेयर है 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में भी तो कार्बन है, तो वो कितना परसेंट है, 0.03। ये डाटा भी थोड़ा सा आपको माइंड में रखना होगा, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी के अंदर ये गिवन है। अर्थ क्रस्ट में कितना है, 0.02, एंड एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.03%। एक दो बार अगर आप इसको देख लोगे तो आपको ध्यान रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम। ओके, नेक्स्ट हमें देखना है टाइप ऑफ बॉन्ड। टाइप ऑफ बॉन्ड से पहले एक बार हम ये जान लेते हैं कि बॉन्ड होता क्या है। जो भी डिफरेंट एटम्स है आपस में वो बॉन्डिंग करते हैं, क्यों बॉन्डिंग कर रहे हैं, क्या रीजन है इसका, और बॉन्ड होता क्या है। सबसे पहले देखेंगे कि अब बॉन्ड के बारे में मैंने आपको टाइप ऑफ बॉन्ड और बॉन्ड होता क्या है ये हम मेटल्स एंड नॉटल अब टाइप ऑफ बॉन्ड स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि बॉन्ड होता क्या है। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी दे चुकी हूँ कि होता क्या है बॉन्ड, एंड टाइप ऑफ बॉन्ड भी हमने वहाँ पे थोड़ा सा देखा था। बट यहाँ पे इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम दोनों ही टाइप के बॉन्ड्स को। आयनिक बॉन्ड तो हमने वहाँ पे भी डिटेल में पढ़ लिया था, बट एक बार फिर से जस्ट फॉर रिवीजन और कंपैरिजन करने के लिए हम यहाँ पे भी एक बार आयनिक बॉन्ड को देखने वाले हैं। तो बॉन्ड होता है इंटरैक्शन। कोई भी एक एटम है हमारे पास, मान लेते हैं एटम ए है, दूसरा एटम है बी, और ए और बी के बीच में अगर कुछ इंटरैक्शन है, अगर ये कुछ इंटरैक्ट कर रहे हैं आपस में, इस ही इंटरैक्शन को हम क्या कह देते हैं, बॉन्ड कह देते हैं। ये बात तो समझ में आ गई कि बॉन्ड इज नथिंग बट जस्ट अ इंटरैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स, जिसकी वजह से वो आपस में कंबाइन करके रहते हैं। अब बात ये आती है कि इनको बॉन्ड बनाना क्यों है, ए जो एटम है वो बी एटम से क्यों बॉन्डिंग करना चाहता है, यही मेन कॉन्सेप्ट है। इसका रीजन हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। ये सारी चीजें मैं आपको बार बार रिपीट करती रहूंगी कि ये आपने क्लास 9th में पढ़ा था, क्योंकि आपने पढ़ा था, वहां पे ध्यान नहीं दिया वो अलग बात है। बॉन्डिंग इसलिए करता है कोई भी एटम क्योंकि उसको स्टेबिलिटी चाहिए होती है। स्टेबिलिटी, हर किसी को अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, आपको भी स्टेबिलिटी चाहिए, तभी आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो हर किसी को स्टेबिलिटी चाहिए, उसी तरीके से हमारे जो एटम्स हैं उनको भी स्टेबिलिटी चाहिए। अब एटम्स को तो पढ़ाई करनी नहीं होती स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, इनको क्या करना होता है, इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। इनको अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स करने होते हैं, इनको अपने आउटर मोस्ट शेल में जैसे तैसे 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। ये बात आपको समझ में आई। सबको क्या करना है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। अब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए, उस स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या क्या कर सकता है हमारा एटम, उस बॉन्डिंग को बनाने के लिए, या तो वो
या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर ले, गेन कर ले, कंप्लीटली अपने अंदर गेन या लूज कर दे, यानी कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करे। दूसरा वो क्या कर सकता है, वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर सकता है। तो इस चीज को एक बार हम फिर से देखेंगे। देखो उसको क्या करना है, अपने आउटर मोस्ट में क्या करना है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं फॉर गेनिंग स्टेबिलिटी। तभी तो बॉन्ड बन रहा है ना, बॉन्ड बनने का रीजन ही ये है। अब वो 8 इलेक्ट्रॉन किस तरीके से पूरे हो सकते हैं, या तो वो क्या करे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। दूसरा क्या कर सकते हैं, अगर किसी रीजन की वजह से कोई एटम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकता है तो वो क्या करेगा, शेयरिंग कर लेगा। दूसरा स्टेप क्या हो सकता है उसका, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकता है। अब इसी दो बेसिस के ऊपर हमारे दो टाइप के हम बॉन्ड्स पढ़ने वाले, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जिसके अंदर जो हमारा एटम है वो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। एंड जिस केस में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमारे एटम को या कार्बन को क्या करना पड़ता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करनी पड़ती है, वो हमारा क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड के बारे में ज्यादा डिटेल में हमने नहीं देखा था चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारे जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड ही बनाते हैं, वो आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाते। इसी कॉन्सेप्ट को इस चैप्टर के अंदर हमें सीखना भी है बहुत अच्छे से। तो अभी मैं इसको रब कर रही हूं, आप नोट कर सकते हो इसको। अभी हम देखेंगे आयनिक बॉन्ड को, एक बार रिवाइज करेंगे। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, मैंने क्या बोला, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करना होता है। जिस भी केस में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा, उस केस में क्या होगा, हमारा आयोनिक बॉन्ड बनता है। देखो पहला क्या है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू द अनदर एटम। जब एक एटम दूसरे एटम को कंप्लीट ट्रांसफर कर देता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारा सोडियम एटम, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे एक बार। Na सिंबल होता है हमारा सोडियम का, एटॉमिक नंबर होता है सोडियम का 11। अब 11 इलेक्ट्रॉन्स को हमें अरेंज करना है डिफरेंट एनर्जी शेल्स के अंदर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार लिख लेते हैं हम। फर्स्ट शेल में, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, L एंड M शेल। M शेल में कितने आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। M शेल में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देखो इसी अरेंजमेंट को यहाँ पे दिखाया गया है। फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2। सेकेंड शेल के अंदर कितने, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। एंड आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे हमने थोड़ा सा चमकता हुआ दिखाया है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आउटर मोस्ट शेल ही इस वजह से इंपॉर्टेंट है। एक बार क्लोरीन का भी देख लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 17। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखेंगे तो क्या आएगी, देखो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2। L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एंड M शेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स आने वाले हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन्स कौन से होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी की अरेंजमेंट यहाँ पे आपको इस फिगर के अंदर दिखाई हुई है। देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पहला 1, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पे 2 दिखा दिए। सेकंड में कितने, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट फाइनल आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दिखा दिए गए हैं। अब क्या होगा, हमें क्या करना है, सोडियम को भी अपना ऑक्टेट पूरा करना है ना, तभी तो वो स्टेबल हो पाएगा। और क्लोरीन को भी अपना ऑक्टेट पूरा करना है, तभी वो स्टेबल हो पाएगा। हर किसी को अपना ऑक्टेट पूरा करना होता है। जैसे ही वो ऑक्टेट पूरा कर लेंगे, उनके बीच में क्या बन जाएगा, इंटरेक्शन आ जाएगी, उसको हम क्या बोल देते हैं, बॉन्ड बोल देते हैं। अब यहाँ पे देखो सोडियम क्या करेगा, अब सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे हम। देखो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट में आपको 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। अगर वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी तरीके से लूज कर देता है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, वो अपना लूज कर दे, तो उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। यही तो चाहिए। और देखो क्लोरीन के केस में आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर वो एक और इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर ले तो उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। यही तो चाहिए।
तो इसी चीज का फायदा उठाते हुए सोडियम अपने आउटर मोस्ट शेल से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लेगा जो उसको लूज करना है। जैसे ही लूज करेगा तो उसके कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे आउटर मोस्ट में। ये इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा कहां पे, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर चला जाएगा। अब क्लोरीन के कितने हो गए हैं, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में पहले 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब एक इलेक्ट्रॉन कहां से आया, सोडियम से, तो यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये स्टेबल हो गए। बट अब ये क्या इसको हम क्लोरीन लिखेंगे, बिल्कुल भी नहीं। इस केस में क्योंकि क्लोरीन ने एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर ले लिया है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लिया है, इसी वजह से क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये क्या बन चुका है अब, Cl नेगेटिव आयन, क्लोराइड आयन बन चुका है। यहाँ पे देखेंगे, देखो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई उसके ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर बढ़ चुका है। अब इसी वजह से Na क्या किसके अंदर कन्वर्ट हो चुका है, Na पॉजिटिव के अंदर, Na कैटायन बन चुका है हमारा यहाँ पे। इसमें इसको लूज करते ही क्या बन गया, ये Na पॉजिटिव बन गया। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन करते ही ये क्या बन गया, Cl नेगेटिव। अब देखो, अब यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे क्या हुआ, Na पॉजिटिव एंड ये बन गया Cl नेगेटिव। अब हमें छोटी क्लासेस से ही पता है कि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव के बीच में क्या आएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगी, इंटरेक्शन पैदा होगी। अभी इसी इंटरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड बोल देंगे। अब क्योंकि यहाँ पे ये जो बॉन्ड बना है, ये जो इंटरेक्शन आई है, ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आई है और इसी वजह से यहाँ पे चार्जेस आए हैं। इसी वजह से इस इंटरेक्शन को हम क्या नाम दे देते हैं, आयनिक बॉन्ड का नाम दे देते हैं, आयनिक बॉन्ड। सिंपल। अब तो मुझे लग रहा है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आयनिक बॉन्ड हमारा होता क्या है। ओके, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस एंड दिस अट्रैक्शन इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। सिंपल, इसी अट्रैक्शन को हम क्या कह देते हैं, आयनिक बॉन्ड कह देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम हमारा कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के अंदर क्या हुआ था, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ था। अभी दूसरा तरीका क्या है हमारे एटम्स के पास या कार्बन के पास अपना ऑक्टेट को अचीव करने के लिए, दूसरा तरीका है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटरेक्शन बिटवीन टू एटम्स ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एटम अपना इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग कर लेता है ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाई दे रहा है क्लोरीन का, दोनों एटम्स ही क्लोरीन है, Cl2 होता है हमारा क्लोरीन गैस। उस केस में किस तरीके की बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। देखो यहाँ पे क्लोरीन के आउटर मोस्ट में फिर से क्या, कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 7। फिर से एक बार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लेते हैं। देखो क्लोरीन की 17 होते हैं, तो K शेल में 2 आएंगे, L में कितने आएंगे 8 एंड M शेल में हमारे आने वाले हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस केस में भी हमारे आउटर मोस्ट में M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आने वाले हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स। दोनों को ही एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। बट इस केस में अगर आप नोट करोगे तो देने वाला कोई है ही नहीं। यहां पे भी इसके आउटर मोस्ट में इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो देगा कौन। जब हमने NaCl का केस देखा था, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव जब बन रहे थे, उस केस में क्लोरीन को Na देने वाला था, वहां पे था कोई देने वाला, अब दोनों ही लेने वाले हैं। तो यहाँ पे कैसे हो सकता है, बॉन्डिंग कैसे होगी यहाँ पे, तो क्योंकि यहाँ पे कोई भी देने वाला नहीं है, तो बीच का सॉल्यूशन निकाला जाता है। ये क्या कर लेते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर लेते हैं। देखो इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स, एक बार काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन हमारा 7th इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि दोनों क्लोरीन एटम आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग कर रहे हैं, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन अभी इसका तो है ही है, इसको हम एक बार नाम दे देते हैं। ये हमारा एटम ए है, ये हमारा एटम बी है। तो जो एटम ए का ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसका तो है ही है, बट इसने दूसरे बी वाले के साथ भी क्या की है, शेयरिंग की है। तो इसका मतलब ये वाला एटम अब इसका तो है ही, इसका भी है, क्योंकि शेयरिंग कर ली है। इस केस में भी यहाँ पे क्या हुआ, देखो क्लोरीन का ये वाला एटम आउटर मोस्ट में 7th इलेक्ट्रॉन तो इसका है ही है, बट इसने ये वाला
इलेक्ट्रॉन अपना इस वाले ए वाले क्लोरीन के साथ भी शेयर किया है, तो दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। अब तीसरा कोई और आके एटम, मान लो कोई सी एटम आके से पूछ रहा है कि तेरा क्या ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये भी बोलेगा कि हाँ मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है। क्यों? 7 तो थे, एक शेयर कर लिया, तो अब ये वाला इलेक्ट्रॉन भी तो इसी का ही हुआ शेयरिंग करने के बाद। और ये जो हमारा बी क्लोरीन है वो भी तो यही बोलेगा कि मेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि 7 थे, एक मैंने ए वाले क्लोरीन से शेयर कर लिया है, तो दोनों खुश हो जाते हैं। यही होती है हमारी शेयरिंग, एंड वी नो दैट कि शेयरिंग इज केयरिंग। नेक्स्ट देखेंगे, कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। ऐसा क्यों होता है? बॉन्डिंग देखने वाले हम अभी कार्बन के अंदर। क्या कार्बन हमेशा आयनिक बॉन्ड बनाएगा या कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा? और कोवलेंट बॉन्ड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बॉन्डिंग इन कार्बन। कार्बन में किस टाइप की बॉन्डिंग होती है ये हमें देखना है अभी। कार्बन कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है, इसका रीजन, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट हमें सीखना है। कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, हमेशा कोवलेंट बॉन्ड ही बनाता है, यानी कि कार्बन में हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होती है, कभी भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोर स्पेसिफिकली कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो पाती। उसका रीजन अभी हम देखेंगे। आउटरमोस्ट शेल ऑफ कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन। अभी हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब हम कार्बन की लिखते हैं तो के शेल में कितने आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, एंड एल शेल में कितने आते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे कार्बन के पास हैं। तो उससे क्या होगा? इसी वजह से यही रीजन है कि डज नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड बाय आइदर लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स और बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। यही चीज हमें अभी समझनी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर कार्बन को आयनिक बॉन्ड बनाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? या तो अपने अंदर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लेके ऑक्टेट पूरा कर ले। अभी देखो इसके आउटर मोस्ट में ये हमारा के शेल है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एंड ये हमारा एल शेल है जिसके अंदर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर कार्बन को आयनिक बॉन्ड बनाना है तो ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा। ऑक्टेट कंप्लीट तो दोनों में ही होता है, बट आयनिक के केस में अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा, उसको अपने अंदर इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेगे। तो मान लेते हैं हमने 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, 4 तो पहले से थे, 4 और ऐड कर दिए, 2, ये 3 एंड ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने इसके अंदर ऐड कर दिए। अब आउटर मोस्ट में कितने हैं? 4, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। अब इससे क्या होगा? क्या क्यों नहीं गेन कर पाता हमारा कार्बन? या तो ये अब ये कंडीशन क्यों नहीं हो सकती कार्बन के केस में? क्योंकि एक तो कार्बन का साइज बहुत स्मॉल है। कार्बन के न्यूक्लियस के लिए 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स अपने पास पुल करके रखना बहुत टफ है। हमें पता है जो भी हमारा न्यूक्लियर चार्ज होता है, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? प्रोटॉन्स का जो नंबर होता है, जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है हमारे कार्बन के अंदर, वही तो अट्रैक्ट करके रखता है ना, अपने पास पुल करके रखता है, बांध के रखता है किनको? इलेक्ट्रॉन्स को। अब इस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो हमारे कितने ही रहेंगे? 6 ही रहेंगे, वो तो चेंज नहीं हो रहे हैं। अब 6 प्रोटॉन्स को पहले 6 इलेक्ट्रॉन पकड़ के रख रहे थे तो वो बहुत इजी काम था, एक एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक एक, ठीक है। बट अब जैसे ही हम 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो क्या होगा? अब 6 प्रोटॉन यानी कि 6 पॉजिटिव चार्ज को टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स को बांध के रखना पड़ेगा? ज्यादा, 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को बांध के रखना पड़ेगा, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास पकड़ के रखना पड़ेगा। अब ये बहुत टफ टास्क है। कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर यानी कि प्रोटॉन के अंदर इतना पॉजिटिव चार्ज, इतनी पावर नहीं होती कि वो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास पुल करके बांध के रख पाए। इसी वजह से कार्बन कभी भी गेन करके 4 इलेक्ट्रॉन्स कभी गेन करके C4 नेगेटिव आयन नहीं बनाता है। ओके, अब आप कहोगे कि ठीक है, माना मैम कि कार्बन का साइज स्मॉल है और कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर इतनी पावर नहीं है, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। लूज भी तो कर सकता है, अगर साइज छोटा है तो उसके लिए इजी हो जाएगा। बट कार्बन के केस में कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज भी नहीं कर सकता।
ऐसा क्यों होता है? बहुत टफ काम है 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना। 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, ठीक है, ओके, कर सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया, ठीक है, बट जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, ऐसे अपने आप तो लूज हो नहीं रहे इलेक्ट्रॉन, कुछ तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी ना इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर। वो बंधे हुए हैं, 6 प्रोटॉन्स ने 6 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ा हुआ है अपने पास। अब अगर उनको 6 प्रोटॉन्स, अब उनको अगर वहां से, अब अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है आउटर मोस्ट शेल से, तो हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी ना, कुछ फोर्स निकालना पड़ेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए। 1 इलेक्ट्रॉन के लिए दिया हमने फोर्स, बाहर निकल गया। 2, 3, 4, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन्स को भी पूरे, अब 4 की 4 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने की पावर तो नहीं है, इतनी ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। इस वजह से कार्बन हमारा ना तो क्या करता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ना ही लूज करता है इलेक्ट्रॉन को। लूज करके क्या बनाएगा वो? C4 पॉजिटिव आयन, पॉसिबल नहीं है, लूज हो ही नहीं सकता क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। दूसरा गेन करेगा तो क्या बनाएगा? C4 नेगेटिव आयन बनाएगा, बट ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतनी पावर ही नहीं है कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर कि वो 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास पुल करके रख पाए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्टार कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर 2 स्टार लगाएंगे, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, आपको ये आना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या होती है वाइटल फोर्स थ्योरी? इस थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले हम सीखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सुना होगा आपने, आजकल काफी मार्केट में ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स मिलती हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो वो अलग चीज़ है, वो बस लेमन लैंग्वेज में हम यूज़ कर लेते हैं। बट केमिस्ट्री के टर्म्स में अगर हम देखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन प्रेजेंट होता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये 2 एटम्स अगर प्रेजेंट हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर, तो वो हमारा क्या होता है? हाइड्रोकार्बन भी इसको कह सकते हैं हम, और क्या कह सकते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं पता होना चाहिए हमें। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ही हम एक और टर्म से भी जानते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, अब यहां से ही समझ में आ रहा है, देखो हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, एंड कार्बन मतलब जिसके अंदर हाइड्रोजन एंड कार्बन हो उसको हम क्या बोल देंगे? हाइड्रोकार्बन बोल देंगे। बहुत वर्सेटाइल है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एक डिफरेंट ब्रांच बन चुकी है कार्बन के अंदर, कुछ ऐसी स्पेशल सुपर पावर्स हैं जिसकी वजह से हम अलग केमिस्ट्री की ब्रांच पढ़ते हैं। मेनली केमिस्ट्री की हमारी 3 ब्रांचेस होती हैं जो आप क्लास 11th में जाके अलग अलग हो जाएगा आपका। पहला हमारी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर होती है हमारी फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मेनली हम पढ़ते हैं कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में, तभी मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि ये आपका बेसिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। अब कार्बन में ऐसा क्या खास है कि डिफरेंट ब्रांच बन गई, वो हम अभी थोड़ी देर में सीखने वाले हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगर हम कार्बन को एक बार हटा दें तो पूरी जो जितने भी हमारे 118 एलिमेंट्स बचते हैं उन सब की केमिस्ट्री को हम किसके अंदर पढ़ते हैं? इनऑर्गेनिक के अंदर। और अभी के लिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को जानना ही काफी है, फिजिकल को हम क्लास 11th में डील करने वाले हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे अभी वाइटल फोर्स थ्योरी। एक थ्योरी थी जो स्वीडिश साइंटिस्ट ने दी थी जिनका नाम था ब्रिजिलियस। ब्रिजिलियस नाम के साइंटिस्ट थे। अब हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जान लिया है क्या होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होती है। ये एक थ्योरी थी जो एक स्वीडिश केमिस्ट ब्रिजिलियस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी थी। इस थ्योरी में क्या कहा गया? ब्रिजिलियस ने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करना ब्रिजिलियस ने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में सिंथेसाइज करना यानी कि बनाना इम्पॉसिबल है, हम बना ही नहीं सकते। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि क्यों ऐसा कार्बन कंपाउंड्स कुड नॉट बी प्रिपेयर्ड इन द लैबोरेटरी अज्यूम दैट सम स्पेशल मिस्टीरियस प्रोसेस। फिर से कर लेते हैं एक बार।
अब हम ये जान लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो हम देख ही चुके हैं क्या होता है। अब हम देखेंगे कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी। वाइटल फोर्स थ्योरी एक स्वीडिश साइंटिस्ट ने दी थी जिनका नाम था ब्रिजीलियस। उन्होंने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन है उनको लैब के अंदर सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता है। उसको बनाने के लिए वो जितने भी नेचुरली प्रेजेंट है वो ठीक है, बट हम लैब के अंदर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते। उनका कहना था कि कुछ स्पेशल फोर्सेस, कुछ मिस्टीरियस फोर्सेस चाहिए जिनको कहा जाता है वाइटल फोर्सेस, उनको सिंथेसाइज करने के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मिस्टीरियस फोर्सेस चाहिए। भगवान अगर आशीर्वाद देंगे तभी हमारे क्या बन सकते हैं, कोई वो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिंथेसाइज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये भगवान का आशीर्वाद है। ऐसा हमारे स्वीडिश साइंटिस्ट ब्रिजीलियस को लगता था कि अगर किसी बाउल के अंदर कोई कंपाउंड रखा है और अगर इसके ऊपर कोई भगवान का आशीर्वाद आ जाए तो हमारे क्या बन सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन सकते हैं। बट ये थ्योरी फेल हो गई क्योंकि फ्रेडरिच वोहलर नाम के साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को डिस्प्रूव किया बाय सिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक सोल्ट अमोनियम साइनेट। उन्होंने एक इनऑर्गेनिक सोल्ट लिया जो कि क्या था, अमोनियम साइनेट, उसको थोड़ा सा हीट किया एंड उन्होंने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में सिंथेसाइज किया। क्या था वो, यूरिया था। यूरिया हमारी बॉडी में भी होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है काफी सारे ऑर्गेनिजम्स का। ये क्या है, यूरिया। अब यूरिया का केमिकल फॉर्मूला याद कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए पता होना चाहिए। मतलब ठीक है एनसीईआरटी में नहीं गिवन है बट पता होगा तो आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आपके ओलंपियाड्स में आपको हेल्प करेगा, एनटीएससी में हेल्प करने वाला है। तो ये आपको रिएक्शन भी ध्यान रखनी है। ये हमारा केमिकल फॉर्मूला है अमोनियम साइनेट का। इसको जब हम हीट करेंगे तो हमें क्या मिलने वाली है, यूरिया मिलने वाला है। यूरिया क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके अंदर देखो कार्बन प्रेजेंट है। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे अभी हम लुईस डॉट सिंबल्स, और इसके बाद सीखने वाले हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स भी सीखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले ही स्टार मार्क कर लेंगे, एक स्टार नहीं दो दो स्टार लगाओ इस पे, ये 2 स्टार टॉपिक है हमारा। ओके, तो यहाँ पे लुईस सिंबल्स, लुईस एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन दी कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को किस तरीके से एक एलिमेंट के सिंबल के साथ हम अरेंज कर सकते हैं। तो ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंट, लुईस सिंबल क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को किसी भी एटम के विद इन अ मॉलिक्यूल और एटम। एटम के अंदर, उस मॉलिक्यूल के अंदर आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उसी की रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, लुईस सिंबल्स बोलते हैं। बहुत ईजी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हाइड्रोजन, हमें पता है हाइड्रोजन हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, उसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता ही एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट की, तो कहां से बात आई वहां पे, तो एक इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे डॉट की फॉर्म में यहाँ पे दिखा देंगे। या तो हम डॉट यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, या हम क्रॉस यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हर जगह पे हमने डॉट यूज किया, कुछ कुछ जगह पे हम क्रॉस भी यूज करेंगे फॉर डिफरेंशिएशन, 2 टाइप के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंशिएट करने के लिए। हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को हमने यहाँ पे 2 डॉट लगा दी हैं। ऐसे ही फ्लोरीन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्लोरीन के अंदर भी कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे हम 7 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 रिप्रेजेंट कर दिए 7 इलेक्ट्रॉन्स को। ऑक्सीजन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट में, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6। अब आप कह रहे हो कि मैम हमें तो नहीं पता आउटर मोस्ट में 6 कैसे होते हैं ऑक्सीजन के, तो ये तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 1 से लेके 20 तक एटॉमिक नंबर अगर याद नहीं है तो बहुत बुरी बात है। आपको सबसे पहले जाते ही इस चैप्टर को स्टार्ट ही मत करना अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती ढंग से प्रॉपर्ली लिखनी, और 1 से 20 तक मिनिमम आपको एटॉमिक नंबर याद नहीं है। तो वैसे तो 1 to 30 याद होने चाहिए, ठीक है, बट 1 से 20 कर लो एक बार के लिए। नेक्स्ट चैप्टर जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, उसमें काफ़ी सारे आपको एटॉमिक नंबर मैं खुद याद करा दूंगी विद सिंबल्स, काफ़ी सारे कर लेंगे हम, 50-60 से ज़्यादा कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो ये क्या है, हमने रिप्रेजेंट कर दिया डॉट या फिर क्रॉस की फॉर्म में। ऐसा नहीं कि हमेशा हम डॉट की फॉर्म में ही दिखाएंगे, इसको हम क्रॉस की फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, ये भी सिंबल करेक्ट है बिल्कुल। ऐसे ही ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे भी दिखा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक बार ऑक्टेट रूल देख लेते हैं, क्योंकि आगे आने वाले लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स के अंदर ऑक्टेट रूल का बहुत यूज होने वाला है। वैसे तो हमें पता है आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि स्टेबिलिटी, वही है ऑक्टेट रूल, बट फिर भी फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एटम, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ नहीं आएगा,
For stability, atom tends to have 8 electron in the outermost shell. 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उसके outermost shell में, ठीक है। अब ना इस चैप्टर के अंदर मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स करवाने वाली हूँ, सारे के सारे ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर्स मैं खुद आपको बना के दिखाऊंगी ताकि बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आए। डायरेक्टली बोर्ड पे आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे नहीं, तो पहले एक दो स्ट्रक्चर्स आप देखना मैं किस तरीके से बना रही हूँ, फिर आपको वीडियो पॉज करनी है, खुद बनाना है स्ट्रक्चर एंड देन रीचेक करना है कि आपने ठीक बनाया है या नहीं बनाया है। तो पहला स्ट्रक्चर है हमारा एनसीईआरटी का, सारे एनसीईआरटी के ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर्स इसके अंदर कवर कर लिए हैं, एग्जाम्पलर के कवर कर लिए, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर से वो भी कवर किए गए हैं। तो ये करने के बाद आपको कहीं भी किसी भी टेक्स्ट बुक में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहीं से ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और नोट्स तो आपको प्रोवाइड किए ही गए हैं इस चैप्टर के, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। सारे स्ट्रक्चर्स उसके अंदर गिवन है विद सॉल्यूशन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ऐड किए गए हैं आपके कन्वीनियंस के लिए। ओके, तो पहला स्ट्रक्चर है हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे बनाते हैं, देखो मॉलिक्यूल्स का ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं ये देखेंगे। हमें कुछ नहीं करना होता, हमें CO2 दे रखा है, इसका हमें ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले कार्बन लिखेंगे, यहाँ पे कार्बन लिखा, कार्बन के आउटर मोस्ट में हमें पता है 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये चीज तो याद हो ही गई होगी, कार्बन में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाइट्रोजन के अंदर आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन में आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये तो आपको पता है क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आती है, मुझे पता है, ठीक है। तो अभी देखेंगे यहाँ पे ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर में हमें सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से ही काम है, कभी भी पूरे इलेक्ट्रॉन्स मत लिख देना, यहाँ पे पहले ही लिख दो। सिर्फ काम किससे, हमें काम है सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ही रिप्रेजेंट करेंगे हम, फालतू के इलेक्ट्रॉन्स हमें नहीं चाहिए। तो कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दो, यहाँ पे 4, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया हमें। अब ऑक्सीजन क्या है हमारा, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में, ये थोड़ा सा टफ वाला ले लिया मैंने पहले, इससे पहले दोबारा ही कर लेते हैं मेरी। एसी का रिमोट नहीं है क्या, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रखा है।
अब हम बनाने वाले काफी सारे स्ट्रक्चर्स के ल्यूविस, अब हम बनाएंगे हमारे काफी सारे ल्यूविस डॉट सिंबल्स। अब यहां पे जो बोर्ड के ऊपर अब हम बनाएंगे ल्यूविस डॉट स्ट्रक्चर्स। काफी सारे मॉलिक्यूल्स देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स। इस क्लास के अंदर मैंने सारे के सारे एग्जाम्पल के क्वेश्चंस ऐड किए हैं, काफी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और साथ ही साथ एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के अंदर जो आपके ल्यूविस डॉट स्ट्रक्चर दिए हैं उन सबको इंक्लूड किया है। ल्यूविस डॉट सिंबल किसी भी एलिमेंट की किस तरीके से लिखते हैं हम वो देख चुके हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे लिखते हैं, सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डॉट या फिर क्रॉस की फॉर्म में लगा देते हैं। बट अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर हमें ल्यूविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो हम कैसे करेंगे, इस चीज को मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके ही समझाने वाली हूँ। डायरेक्टली कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्लोरीन मॉलिक्यूल का देखेंगे। देखो Cl2 का बाद इसका CO2 का बाद में करेंगे, पहले Cl2 का हम देखने वाले हैं। क्या करना होता है, देखो ल्यूविस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर एक बात आपको याद अपने दिमाग में हमेशा रखनी है कि हमें सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को ही रिप्रेजेंट करना होता है। यहाँ पे मेंशन कर लो, बड़ा बड़ा एक डब्बे में डाल के लिख लेना कि क्या चाहिए हमें, सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन चाहिए। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही हमें मेंशन करने होते हैं। जैसे क्लोरीन का अगर मैं ल्यूविस डॉट सिंबल बनाती हूं तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पता है ना हमें ये चीज, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये चीज तो हमें पता है। ये कैसे, देखो K में कितने 2, L में कितने 8 और M में आउटर मोस्ट में कितने आ गए हमारे, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो उन्हीं 7 इलेक्ट्रॉन्स को हम कहाँ पे मेंशन करने वाले हैं, इसके आसपास क्रॉस की फॉर्म में करेंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अभी दूसरा क्लोरीन लेंगे हमें, क्योंकि Cl2 के केस में बनाना है, Cl2 के केस में बनाना है, तो एक और क्लोरीन यहाँ पे लेंगे। अब इस क्लोरीन के आउटर मोस्ट में भी क्योंकि 7 ही इलेक्ट्रॉन से 7 ही होते हैं ना, तो 7 लिखेंगे यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स। दोनों को ही क्या करना है, अपना ऑक्टेट पूरा करना है। शेयरिंग करेंगे, कैसे शेयरिंग करेंगे, उसी को ही हम ल्यूविस डॉट सिंबल के थ्रू समझाने वाले हैं। अभी इस क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले क्लोरीन से शेयर कर लेगा। अब इस क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इसका ऑक्टेट पूरा, और ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया है। दूसरा वाला क्लोरीन, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर करेगा और इसके आउटर मोस्ट में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और ये क्या हो गया है, स्टेबल हो गया है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक पेयर शेयर हो रहा है ना। तो इसी शेयरिंग की वजह से क्या आ रही है, एक इंटरेक्शन आ रही है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, बॉन्ड बोल देते हैं। अब एक इंटरेक्शन आएगी, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर शेयर हो रहा है तो वहां पे एक इंटरेक्शन आएगी, तो क्या बनेगा, 1 बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। इस चीज को डिटेल में अभी आगे देखेंगे। तो अभी CO2 का देख लेते हैं हम, ठीक है। CO2 का देखेंगे। देखो कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमें पता है। तो यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं। देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स को दिखाएंगे क्रॉस की फॉर्म में, 1 2 3 एंड 4। फिर क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हम येलो से दिखा लेते हैं। ऑक्सीजन है, ये दो ऑक्सीजन है ना, एक कार्बन है, 2 O है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट की फॉर्म में दिखाएंगे डिफरेंशिएट करने के लिए। कार्बन को, क्योंकि कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्रॉस की फॉर्म में दिखाया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को दिखाएंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, मैंने उल्टा बना दिया यहाँ पे। 1 2 3 4 5, फिर से करो, देखो कलर चेंज करके करेंगे। ऑक्सीजन में येलो से लिखा, इलेक्ट्रॉन्स हम लगाएंगे ग्रीन से ताकि डिफरेंशिएट हो पाए। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब हमें क्या करानी है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करानी है, दोनों का, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का ही ऑक्टेट हमें कंप्लीट करके दिखाना है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 करने हैं। इस वाले कार्बन, एडजेसेंट कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 6 7 8, ऑक्टेट पूरा, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, स्टेबल हो गया। यही होता है ल्यूविस डॉट स्ट्रक्चर, इस तरीके से बनाते हैं हम। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में यहाँ पे भी 6 हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा इस वाले कार्बन से, कितने हो गए 8, ये भी स्टेबल। दोनों ऑक्सीजन स्टेबल हो चुके हैं, दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। अब बारी आती है कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करने की। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4, 1 2 3 4, 8 करने, 2 इस वाले ऑक्सीजन से लेगा और 2 इस वाले ऑक्सीजन से लेगा। कैसे करेगा, देखो कलर चेंज करके देखेंगे हम इसका।
4 हैं, 5 6, 1 2 इस ऑक्सीजन से लिए, 6 7 और 8। अब कार्बन के भी कितने हो चुके हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पूरे हो चुके हैं, यानी कि तीनों ही स्टेबल हो गए। इसी को ही क्या कहते हैं हम, ल्यूविस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम हमारा वाटर का। वाटर को किस तरीके से बनाएंगे, देखो H2O, H2O, 2 हाइड्रोजन है और 1 हमारे पास ऑक्सीजन है। ये बात आपके माइंड में आ रही होगी अभी कि ऑक्सीजन को यहाँ पे आपने CO2 के केस में कार्बन को बीच में रखा है, और H2O के केस में मैं ऑक्सीजन को बीच में रखने वाली हूँ। जब भी मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो इसका ल्यूविस डॉट स्ट्रक्चर बनाऊंगी। बट ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ये एक रूल होता है, जो भी हमारा मॉलिक्यूल है, गिवन मॉलिक्यूल, उसमें जो पर्टिकुलर एटम कम नंबर में प्रेजेंट होगा उसको हम एज अ सेंट्रल एटम लेते हैं, उसको बीच में रखेंगे हमेशा। अगर आप उसको बीच में रखोगे तो आपका कभी भी ल्यूविस डॉट स्ट्रक्चर गलत हो ही नहीं सकता। इस चीज को माइंड में रखना, छोटी सी बात है। किसी भी मॉलिक्यूल में जो पर्टिकुलर एटम कम नंबर में प्रेजेंट होगा वो हमारा क्या कैसे एक्ट करेगा, एज अ सेंट्रल एटम एक्ट करेगा। उसको हम ल्यूविस डॉट सिंबल के अंदर बीच में रखने वाले हैं। तो H2O में हाइड्रोजन 2 हैं, ऑक्सीजन हमारा 1 है, 1 है कम नंबर में प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन को हमने यहाँ पे बीच में लगा दिया। 2 हाइड्रोजन है, पहले ऑक्सीजन के का सिंबल बना लेते हैं। देखो ल्यूविस सिंबल बनाएंगे। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डॉट की फॉर्म में, यहाँ पे शो, क्रॉस की फॉर्म में हम शो कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। अब क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में तो हमें पता है कितने होते हैं, 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है मैम। तो 1 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे हम डॉट के फॉर्म में दिखा देंगे, 1 1। अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी एक्सेप्शन की बात, जो कि हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। ऑक्टेट रूल के साथ साथ हमने डबलेट रूल भी तो पढ़ा था। हमने देखा था कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें हाइड्रोजन एंड हीलियम ही आते हैं मेनली, उनके केस में क्योंकि एटम बहुत स्मॉल है, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है हमारे हीलियम में और हाइड्रोजन में 1 ही है, तो ऑक्टेट पूरा कैसे हो सकता है। अगर और इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर भी दिए जाए तो उनके अंदर इतना स्पेस ही नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को और ले पाए। इसी वजह से हाइड्रोजन एंड हीलियम के केस में हमें क्या पूरा करना होता है, डबलेट पूरा करना होता है, डबलेट रूल के थ्रू। हम वहां पे ऑक्टेट रूल को नहीं देखते। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के केस में हम क्या कंप्लीट करेंगे, डबलेट, यानी कि आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। एक उसके पास खुद है, खुद का इलेक्ट्रॉन्स है, एक वो सामने वाले से शेयर कर लेगा। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, अभी यहाँ पे हमारा ये हाइड्रोजन के पास 1 है, इसने 1 ऑक्सीजन से शेयरिंग कर ली, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। सेम एज इट इज ये वाला हाइड्रोजन भी अपना डबलेट पूरा कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। अब बात आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स और कहीं से मिल जाए शेयरिंग के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन से ले लेगा हमारा ऑक्सीजन, तो 6 थे, ये 7 हो गया, एक दूसरे वाले हाइड्रोजन से ले लेगा, यहाँ पे कितने हो गए, 8 हो गए। तो अभी दोनों हाइड्रोजन का हमारा डबलेट पूरा हो चुका है और बीच में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसका ऑक्टेट पूरा हो चुका है। यही है हमारा क्या, ल्यूविस डॉट स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट है, समझ में आया होगा। ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था, ये भी एग्जाम्पलर का है, ये आपके एनसीईआरटी की बुक के अंदर गिवन है। तो ये सारे के सारे अगर आप क्वेश्चंस कर लोगे, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए गए हैं, तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट भी है, काफी बार पूछा जाता है, सिर्फ एक ही बार नहीं आया ये, ठीक है। तो अभी देखते हैं, देखो CH4 क्या बोलते हैं इसको, मीथेन भी बोलते हैं। अब आप कहोगे कि मैम आपको कैसे पता मीथेन बोलते हैं, तो ये सारे जो नाम हैं, किस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम रखे जाते हैं, वो उनके रूल्स भी हम देखने वाले हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर के अंदर। तो सबसे पहले इसका ल्यूविस डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कार्बन क्या है, देखो कार्बन 1 है एंड हाइड्रोजन क्या है, 4 है, तो सेंट्रल एटम की तरह कौन एक्ट करेगा, कार्बन। तो यहाँ पे कार्बन लिखेंगे। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम डॉट की फॉर्म में शो करें, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 4 ही हाइड्रोजन है, उसको हम व्हाइट कलर से लिख देते हैं यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। अब हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में, यानी कि हाइड्रोजन का तो एटॉमिक नंबर 1 ही होता है, तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 ही इलेक्ट्रॉन है। एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम दिखा देंगे हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के केस में क्या पूरा होता है, डबलेट पूरा होता है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का डबलेट पूरा कर देते हैं हम बहुत इजीली। 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इस कार्बन से शेयर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे भी इसका डबलेट पूरा, इसका भी डबलेट पूरा और इसका भी यहाँ पे हमारा डबलेट कंप्लीट हो चुका है।
कार्बन का ऑक्टेट पूरा करना होता है हमें, कार्बन के पास 4 है, 4 हाइड्रोजन है इसके आसपास, चारों हाइड्रोजन से अपना ये एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा एंड कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसके आउटर मोस्ट में, 8 हो जाएंगे। 4 है ना पहले से, देखो कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, 4 5 6 7 और 8, कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यानी कि ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया है। ये मीथेन का CH4 का ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, प्रैक्टिस करके देखनी है आपको बार बार। अब आपको तरीका तो समझ में आ गया है कि किस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉन्स को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी एटम के सिंबल के बाहर लिखना है, और फिर हाइड्रोजन का डबलेट पूरा करना है और अदर एटम्स के क्या पूरे करने हैं, ऑक्टेट पूरे करने हैं, इस तरीके से गोले गोले से लगा के, राउंड्स लगा के। तो आपको तरीका समझ में आ चुका है। अब आप वीडियो को पॉज करेंगे और साथ साथ सॉल्व करेंगे और फिर बाद में चेक करेंगे कि आपने करेक्ट किया है या नहीं किया है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा है O2। ऑक्सीजन के केस में क्या होता है, ये भी आपका NCERT का है। ऑक्सीजन लिखेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में हमें पता है 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं डॉट या क्रॉस से। तो यहाँ पे हम क्रॉस की हेल्प लेते हुए कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाने वाले हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए। दोनों ही ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों आपस में क्या कर लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे। कैसे शेयर करेंगे, इस तरीके से शेयर करेंगे। देखो 6 हैं, 2 इलेक्ट्रॉन साइड वाले ऑक्सीजन से ये ले लेगा, 6 7 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। यहाँ पे भी 6 थे, यहाँ पे 2 और शेयर कर लिए, कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले, इससे पहले वाले स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। यहाँ पे 1 पेयर शेयर हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन्स का, एक इंटरेक्शन आ रही है। अगर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो क्या बनेगा, 1 इंटरेक्शन आएगी। 1 इंटरेक्शन मतलब कितना बॉन्ड बन रहा है, एक ही बॉन्ड बन रहा है। ये चीज क्लियर हुई, क्लियर है, इंपॉर्टेंट चीज है ये। 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यानी कि 1 इंटरेक्शन, 1 इंटरेक्शन मतलब एक ही बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पे भी 1 पेयर की शेयरिंग हो रही है, तो एक बॉन्ड एक इंटरेक्शन। यहाँ पे भी सेम एज इट इज, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एक बॉन्ड है। बट इस केस में देखेंगे हम, ऑक्सीजन के केस में यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरेस्टिंग चीज, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं। ठीक है, दोनों आपस में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं, पहला ऊपर वाला, दूसरा नीचे वाला। तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब शेयर हो रहे हैं तो क्या आएंगी, 2 इंटरेक्शंस आएंगी, 2 इंटरेक्शंस आएंगी, यानी कि 2 बॉन्ड बन रहे हैं हमारे पास। क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड्स आ रहे हैं। ये मोस्ट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था एंड इम्पॉर्टेंट तो है ही, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, ये ऑक्सीजन का था हमारा। अब हम देखेंगे हमारा N2 के केस में क्या होगा, नाइट्रोजन के केस में क्या होगा। थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं, ये चीज को एक बार नोट डाउन करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। N2 का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बना लेते हैं। देखो N2 के केस में क्या होगा, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन के हम दिखाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे, क्रॉस की फॉर्म में दिखा लेते हैं। देखो 1 2 3, दूसरा नाइट्रोजन 1 2 3, यहाँ पे भी 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या बोल रही हूँ मैं, 3 थोड़ी होते हैं, 5 होते हैं ना, 5 तो टोटल होता है, 3 थोड़ी होते हैं, वैलेंसी 3 होती है ना, 5 6 7 8, तो 3, मैंने तो पहले भी 3 बोल दिया, आउटर मोस्ट में 3 थोड़ी होते हैं, 5 होते हैं भाई। तो ये तो 6 ही हुए ना, 3 4 5 6, गलत है, आउटर मोस्ट में तो 5 होते हैं, 7 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3 थोड़ी होते हैं। गलत है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमें देखना है N2 का, नाइट्रोजन का ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे, यहां बना लेते हैं। देखो N2, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे हुए 5 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर होता है नाइट्रोजन का 7, के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे एंड एल शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे, 5। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट शेल। 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, 5 इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस की फॉर्म में दिखाएंगे। देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, कलर चेंज करते हैं दूसरे वाले में,
दूसरा नाइट्रोजन है ये 1 2 3 4 5 क्रॉस की फॉर्म में दिखा रहे हैं। 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, करने हैं 8, शेयरिंग करेगा कितने इलेक्ट्रॉन्स की? 3 इलेक्ट्रॉन्स की। 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग जैसे ही वो करेगा तो दोनों नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। देखो इस तरीके से 5 6 7 8 इस वाले नाइट्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ली। इसके अंदर भी क्या होगा? 5 है 6 7 8 एक 3 इलेक्ट्रॉन्स की दूसरे वाले नाइट्रोजन के साथ शेयरिंग कर ली। दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट, दोनों खुश, दोनों स्टेबल हो चुके हैं। यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे देखो इस केस में नाइट्रोजन के केस में क्या हो रहा है? 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग हो रही है। ये पहला पेयर है, ये दूसरा और ये तीसरा। जब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है यानी कि यहाँ पे 3 इंटरैक्शंस आ रही हैं। 3 इंटरैक्शंस आ रही है यानी कि कितने बॉन्ड बनेंगे? 3 बॉन्ड बन रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एक चीज और सिखानी है मैंने आपको, अभी देखो नेक्स्ट में देखेंगे। नाइट्रोजन के केस में ही देखते हैं। देखो नाइट्रोजन के केस में, चलो CO2 के केस में देख लेते हैं। CO2 के केस में मैंने क्या किया था? मैंने कार्बन को बीच में रखा और मैंने इलेक्ट्रॉन्स अरेंज किए कार्बन के 4 इस तरीके से 1 2 3 4। ठीक है, जब मैंने CH4 का बनाया तो मैंने कैसे इलेक्ट्रॉन्स लगाए? 1 2 3 4 इस तरीके से लगाए मैंने। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे भी CO2 के केस में भी 1 2 3 4 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर दूँ इसके चारों तरफ, कुछ फर्क नहीं पड़ता अरेंजमेंट से, बट हमें देखना पड़ता है कि डायग्राम जो है, ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर जो है हमारा नीट एंड क्लीन बने। उसके लिए हमें थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स की ओरिएंटेशन देखनी पड़ेगी। अब अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ, ऑक्सीजन तो हमारे पास 2 ही है ना, 2 ही ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन यहाँ पे लगाऊंगी, एक ऑक्सीजन यहाँ पे लगाऊंगी। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो अभी उसको कार्बन से कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करनी पड़ेगी? 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ना, एक से तो काम नहीं चलेगा। तो मैं कैसे करूँगी? 6, एक यहाँ से ले रही हूँ, एक यहाँ से ले रही हूँ, फिर हो रहे 8। तो ये नीट एंड क्लीन नहीं बनेगा। तो नीट एंड क्लीन बनाने के लिए ना हमें थोड़ा सा माइंड में ये चीज़ प्रैक्टिस से आपको आ जाएगी कि कहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन्स लगाने हैं। पहले ऐसे लगा लेना। अगर आपको लगे कि यहाँ से तो ऐसे घिचपिच सी हो रही है तो आप क्या करो, क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो पहले ही उस ऑक्सीजन को कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स के सामने रख दो ना, ताकि बहुत ईजिली शेयरिंग हो जाए। इस चीज़ का थोड़ा सा ओरिएंटेशन का ध्यान रखना। इसी चीज़ को एक बार नाइट्रोजन के केस में देखेंगे। देखो N2 है, N2 मॉलिक्यूल है हमारा। नाइट्रोजन को के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं ऐसे अरेंज कर दूँ, देखो 1 2 3 4 5 ऐसे अरेंज कर देती हूँ। दूसरे नाइट्रोजन को भी 1 2 3 4 5 ऐसे अरेंज कर दिया। अब क्योंकि मुझे पता है 5 हैं, ठीक है, मुझे करने हैं 8, यानी कि इस वाले नाइट्रोजन को इस वाले नाइट्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने पड़ेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर करेगा वो? अब यहाँ पे देखो 5 है, कैसे करोगे, कैसे दिखाओगे? 6 7 8 ऐसे दिखाओगे। नीट एंड क्लीन नहीं बन रहा ना, यही इशू है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे पहले स्मार्टली क्या करा, मैंने, मुझे पता है आउटर मोस्ट में 5 है, 3 शेयर करने हैं, तो सबसे पहले 3 सामने सामने रख दो ना, ताकि नीट एंड क्लीन बने। यहाँ पे भी सामने सामने 3 रख दो, ताकि बहुत इजीली हम शेयरिंग दिखा दें। क्या हो गया? ऑक्टेट पूरा हो गया। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है बस। इस चीज़ में काफ़ी बार, इस चीज़ के चक्कर में काफ़ी बार बच्चे गलत कर देते हैं, और इसी वजह से ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बनाने में भी प्रॉब्लम आती है बच्चों, काफ़ी सारे बच्चों को। नेक्स्ट है हमारा CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी इसको बोलते हैं। कार्बन एक है, टेट्रा मतलब क्या होता है? टेट्रा का मतलब होता है 4, ठीक है, तो 4 Cl है यहाँ पे, तो क्या बोलेंगे इसको? कार्बन टेट्राक्लोराइड। एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। तो CCl4 का स्ट्रक्चर देखेंगे। देखो कार्बन, CCl4 में कार्बन सबसे कम नंबर में प्रेजेंट है, तो कार्बन को एज अ सेंट्रल एटम हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। और क्लोरीन हमारे पास कितने हैं? क्लोरीन हमारे पास है 4। तो कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स को 1 2 3 4 इस तरीके से हमने दिखा दिया, ठीक है। अभी क्लोरीन के दिखाएंगे। देखो क्लोरीन Cl 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 एंड Cl। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन दिखा दो ना। कैसे दिखाओगे? क्रॉस की फॉर्म में दिखाएंगे इस बार। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे करेंगे सेम एज इट इज, क्रॉस की फॉर्म में दिखाएंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। यहाँ पे दिखाएंगे 1 2 3 4 5 6 7।
यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 सात सात इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। अब क्या करना है, अब हर एक क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करना है। क्या 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 करेगा अब क्लोरीन, हर एक क्लोरीन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करने वाला है इसके साथ। कैसे शेयर करेगा, ऐसे। कितने हैं अभी, 7 हैं, एक करेगा कार्बन से शेयर, कितने हो गए 8, 7 हैं 8वां ये हो गया। देखो एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसको एक ही समझना, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब ये वाला क्लोरीन 7 है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां ऑक्टेट पूरा। सेम एज इट इज ये वाला क्लोरीन कर लेगा, सेम एज इट इज ये वाला क्लोरीन कर लेगा। चारों के चारों क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो चुका है। अब कार्बन का ऑक्टेट और पूरा करना है हमें। कितने आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, कितने करने, 4 और चाहिए। 4 की और शेयरिंग करेगा, एक एक क्लोरीन से एक एक इलेक्ट्रॉन लेता जाएगा और क्या कर लेगा, स्टेबल हो जाएगा। देखो 4 है, 1 2 3 4 5, एक इससे लेगा, 6 इससे लेगा, 7 इससे और 8 हमारे इस वाले क्लोरीन से लेके कार्बन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स और ये क्या हो गया, स्टेबल हो चुका है। नेक्स्ट देखेंगे हम C2H6। C2H6 थोड़ा सा टेक्निकल लग सकता है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेंगे। देखो यहाँ पे कार्बन हमारा क्या है, 2 है एंड हाइड्रोजन 6 है, तो इस केस में भी कार्बन को एज अ सेंट्रल एटम ही लेंगे। सबसे पहले हम कार्बन लगाएंगे, उसका ल्यूइस उसका सिंबल बनाएंगे, उसके चारों तरफ हम इलेक्ट्रॉन्स को डॉट या फिर क्रॉस की फॉर्म में लगाएंगे। फिर उसके आसपास हाइड्रोजन को सजाना होता है। हमें हमेशा कार्बन को पहले लगाना है, फिर हाइड्रोजन को उसके सजावट में लगाना होता है, ठीक है। डेकोरेशन करते हैं हम हाइड्रोजन से कार्बन की, ठीक है। तो यहाँ पे हम कार्बन लिखेंगे, देखो 2 कार्बन है, 1 2, 2 कार्बन हमने लगा दिया। आउटर मोस्ट में हमारे पास कितने होते हैं, देखो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ पे दिखा देंगे। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हाइड्रोजन कितने, 6 हाइड्रोजन है हमारे, 1 2 3 4 5 6। अब हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम क्रॉस की फॉर्म में दिखाएंगे। देखो हर एक हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन हमारा ये हमने दिखा दिया। अब सबसे पहले हम पता क्या करेंगे, हाइड्रोजन का डबलेट पूरा कर लेते फटाफट से, फिर कार्बन को देखेंगे। हाइड्रोजन का होगा डबलेट पूरा, 1 है, 1 इस वाले कार्बन से शेयर करेगा, डबलेट पूरा। सेम इसी तरीके से ये भी शेयर करेगा, डबलेट पूरा। इसका भी डबलेट पूरा कर दो, इसका भी डबलेट पूरा करके स्टेबल कर दो, और इस वाले हाइड्रोजन का भी, एंड देन इस वाले हाइड्रोजन का। अब बारी आती है कार्बन की। अब कार्बन का हम डबलेट पूरा करेंगे थोड़ा सा संभल के। कार्बन नंबर 1 इसको नाम दे देते हैं हम, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कार्बन नंबर 1, ये हमारा कार्बन नंबर 2 है। तो कार्बन नंबर 1 में 4 इलेक्ट्रॉन्स पहले से हैं, देखो 1 2 3 4, इस हाइड्रोजन से शेयर करेगा, 5वां, ये 6th, ये 7th, और साइड वाले कार्बन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन है उससे भी तो शेयर कर सकता है एडजेसेंट कार्बन से, तो ऑक्टेट पूरा हो चुका है इस केस में। सेकंड वाले कार्बन में देखेंगे, देखो इसका कलर फिर से हम चेंज कर लेते हैं। कौन सा कलर ले, येलो ले लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, कार्बन के पास 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। 6th किससे करेगा, इससे, 6th 7th, सॉरी 4 है ना, ये 5th हुआ, 5th 6th 7th, और एक एडजेसेंट कार्बन से शेयर करेगा। कितने हो गए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसका भी ऑक्टेट पूरा हो चुका है। सारे हाइड्रोजन का डबलेट पूरा, दोनों के दोनों कार्बन्स का हमने ऑक्टेट पूरा कर दिया है। ये है हमारा स्टेबल ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ C2H6। इजी, एनसीईआरटी में गिवन है, आना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एनसीईआरटी में जो गिवन है वो तो आपको बार बार प्रैक्टिस करके देखना है, वहां से तो क्वेश्चन आ ही सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल C2H2। यहाँ पे क्या था, C2H6, यहाँ पे क्या है C2H2। ये थोड़ा सा और टफ लग सकता है, बट ये है नहीं। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ही 2-2 हैं। अब किसको सेंट्रल एटम माने, तो मैंने आपको ये चीज़ बता दी है कि पहले हम लिखेंगे कार्बन, फिर कार्बन का डेकोरेशन हम करते हैं हाइड्रोजन से। तो सबसे पहले कार्बन यहाँ पे मेंशन करेंगे। देखो कार्बन कितने हैं, 2 हैं, 2 कार्बन लिख दिए, 2 हाइड्रोजन है हमारे पास, ठीक है, 2 ही हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन से तो हम कार्बन की डेकोरेशन करते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को हमने मेंशन कर दिया। अब कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 होते हैं। अब हाइड्रोजन को यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना, देखो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करें डायरेक्टली, वो बता रही हूँ बस। वैसे तो आप 4 इलेक्ट्रॉन है कहीं पे मेंशन कर सकते हो, बाद में आप उसको ठीक भी कर सकते हो अगर आपको लगे कि डायग्राम नीट एंड क्लीन नहीं बन रहा है तो।
बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो कार्बन के, हमको पता है कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसको डबलेट पूरा करना है, तो उसको कार्बन से सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग चाहिए। तो यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन मेंशन नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मेंशन करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन हमने मेंशन कर दिया डॉट की फॉर्म में, यहाँ पे भी डॉट की फॉर्म में। टोटल कितने होते हैं 4, तो ऊपर नीचे लिखेंगे तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि ऊपर और नीचे तो कोई एटम ही नहीं है, तो तीनों के तीनों बाकी के इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे सामने। ठीक है, अब हाइड्रोजन का डबलेट पूरा कर देते हैं सबसे पहले, कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट। अब बारी आती है कार्बन की, ये हमारा कार्बन नंबर 1 है, ये हमारा कार्बन नंबर 2 है। तो कार्बन नंबर 1 में 4 इलेक्ट्रॉन्स है पहले से, उसको क्या करना है 8 पूरे करने हैं, 4 5 6 7 8। दूसरे वाले एडजेसेंट कार्बन से, कार्बन नंबर 2 से 3 इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या करेगा शेयर, 4 5 6 7 8। इसी वजह से यहाँ पे तीनों इलेक्ट्रॉन्स को मैंने इसके आमने सामने लिख दिया था। दूसरे वाले कार्बन में देखो सेकंड नंबर वाला 4 है, 5 6 7 और 1 8। यहाँ पे भी ऑक्टेट कंप्लीट, स्टेबल हो चुके हैं हमारे दोनों कार्बन और दोनों ही हाइड्रोजन। क्लियर हुआ, इंपॉर्टेंट है। डिटेल में भी देखेंगे ये जो हाइड्रोकार्बन्स है ना, C2H6 है, C2H2 है, इनको हाइड्रोकार्बन्स क्यों कहा, आगे फर्दर इनकी डिटेल और इनकी रिएक्शंस भी हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका S8, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टफ लगता है काफ़ी बार बच्चों को क्योंकि स्ट्रक्चर बड़ा है। S8 इसका शेप होता है क्राउन शेप। इसको बनाने के लिए ना सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। कैसा स्ट्रक्चर होता है आपको ये पता होना चाहिए। कोई जो भी ऐसे लेविस डॉट स्ट्रक्चर है जो आपको टफ लग रहे हैं, अगर आप उसका पहले स्ट्रक्चर बना लोगे फिर बनाओगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। अच्छा, इसमें हम एक चीज़ और भूल गए, एक चीज़ और हमें देखनी है। यहाँ पे देखो बीच में दोनों कार्बन्स के बीच में कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। पहले कार्बन और हाइड्रोजन में देखो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है ना, तो एक इंटरेक्शन यानी कि सिंगल बॉन्ड, 1 बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पे एक इंटरेक्शन 1 बॉन्ड, यहाँ पे भी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है ना, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो यहाँ पे भी एक इंटरेक्शन यानी कि 1 बॉन्ड आ रही है। बट दोनों कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 के बीच में 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। देखो 1 पेयर, सेकंड एंड थर्ड, 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, यानी कि 3 इंटरेक्शंस आ रही हैं। इसका मतलब कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 3 बॉन्ड बन रहे हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे। ये हमारा क्या है, सिंगल बॉन्ड है। क्लियर, इतनी चीज क्लियर हुई हमें। नेक्स्ट देखेंगे हम S8 का मॉलिक्यूल। S8 को सीखने के लिए पहले आपको इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए। क्राउन शेप स्ट्रक्चर होता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है ये आपका। ठीक है, तो S कितने हैं, S क्या है, S इज सल्फर, राइट। तो पहले हम क्या बनाएंगे, क्राउन शेप बना लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। एक बार इस S को फिर से ठीक करते हैं, S सल्फर हमारा। अब देखो अब करेक्ट है, ये क्राउन शेप लग रहा है ना आपको। क्राउन ऐसा ही होता है ना, ताज जिसको कहते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या है, फिर से बनाऊँ क्या। एक बार हम S8 का पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद फिर इसका लिविस डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे। S8 का स्ट्रक्चर होता है क्राउन शेप, तो सबसे पहले क्राउन शेप स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये हमारा क्या बन गया है, क्राउन शेप स्ट्रक्चर बन चुका है। ये स्ट्रक्चर है। अब हमें पता चल रहा है कि हर एक 2 सल्फर के बीच में, हर 2 सल्फर के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, यानी कि सिंगल इंटरैक्शन आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे क्योंकि 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे तो 3 बॉन्ड बने। यहाँ पे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा था तो सिंगल बॉन्ड बना, एक बॉन्ड बना। अब यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर से पता है कि दोनों S में, इन दोनों S के अंदर एक इंटरैक्शन आ रही है, एक बॉन्ड आ रहा है, यानी कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ होगा। तो यहाँ पे हम लगा देंगे एक इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इससे पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि सल्फर के आउटर मोस्ट में होते कितने इलेक्ट्रॉन्स है। सल्फर के आउटर मोस्ट में होते हैं हमारे 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक तो यहाँ पे होगा इस वाले का सल्फर का, बाकी के 5 कहाँ जाएंगे, इस तरीके से हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी इसी तरीके से 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, यहाँ पे भी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे शेयरिंग होगी ना। देखो यहाँ पे इसको फिर से लिखेंगे हम, सल्फर में एक इलेक्ट्रॉन तो ये होगा इसका, एक यहाँ पे शेयरिंग कर रहा होगा,
ठीक है, टोटल कितने हैं 6 है, तो कितने बच गए, दो बना दिए, 3 4 5 6। एज इट इज यहाँ पे भी पहले हम एक एक बॉन्ड बन रहा है ना, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे आमने सामने बॉन्ड के ऊपर रख देते हैं ताकि हमें दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अब यहाँ पे भी इसको यहाँ पे थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं इसके सल्फर के, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक यहाँ पे इसके साथ शेयरिंग कर रहा है, एक इसके साथ शेयरिंग करना है साइड वाले के साथ, तो कितने टोटल कितने होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 यहाँ पे लगा दिए हमने, तो 3 4 5 6, 2 है यहाँ पे, 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 1 2 2 तो यही हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन सब में पूरे कर दिए। एक ये वाला सल्फर रह गया बस, देखो 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो जाएगा हमारा ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा किसका, S8 का। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो इसको फिर से एक बार प्रॉपर्ली बना लो। 6 होते हैं, देखो 1 2 पहले से ही है, शेयरिंग कर रखी है, 3 4 5 एंड 6, 2 लोन पेयर्स इसके यहाँ पे बच जाएंगे। लोन पेयर क्या होते हैं, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये भी हम सीखने वाले हैं अभी। लोन पेयर्स क्या होते हैं, लोन पेयर का मतलब होता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे सल्फर के अंदर आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट कर लिया है शेयरिंग के अंदर, तो वो क्या है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है। बट जो 2 इलेक्ट्रॉन्स और बच गए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स ठीक है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 2 के पेयर में बचे हैं, इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर, शॉर्ट में लिखते हैं LP। ठीक है, लोन पेयर्स को ही हम क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। क्या बोलेंगे इनको, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या बोलेंगे दूसरा नाम, पूरा नाम लिख लो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, ये भी हो गया हमारा। बस इसको आपको पहले स्ट्रक्चर आना चाहिए S8 का। फिर हमने देख लिया कि सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं सबके बीच में, सिंगल बॉन्ड यानी कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही शेयर हो रहा होगा, तो एक पेयर को यहाँ पे हमने पहले दिखा दिया, एक पेयर को दिखा दिया, वो मेंशन हो गई कौन कौन से शेयर हो रहे हैं, बाकी जो बच गए उनको हमने एज अ लोन पेयर यहाँ पे मेंशन कर दिया, क्योंकि आउटर मोस्ट में हमें पता है सल्फर के अंदर कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आई होप आपको ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स होते क्या, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, इसके ऊपर भी हम इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। पूछा जाता है एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। एलोट्रॉप्स डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन जो कि अर्थ क्रस्ट के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं। कार्बन हमारा मेनली 3 डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। पहला है डायमंड की फॉर्म में, जो आपकी मम्मी की रिंग में होती है डायमंड। फिर ग्रेफाइट कहाँ प्रेजेंट है, ग्रेफाइट का एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो आपकी जो लेड पेंसिल होती है उसमें लेड नहीं होता, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, ग्रेफाइट प्रेजेंट होता है, जिससे आप लिखते हो वो ब्लैक कलर का पीस, वो क्या है, कार्बन है। कार्बन का कौन सा फॉर्म है, ग्रेफाइट है। फिर एक नया एलोट्रॉप जो हाल ही में डिस्कवर हुआ है वो क्या है, फुलरीन। इसमें इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी हम कम पढ़ेंगे क्योंकि अभी डिस्कवर हुआ है हाल ही में, इतना हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है। काफी कॉम्प्लेक्स एलोट्रॉप है ये कार्बन का, बट डायमंड एंड ग्रेफाइट को हम डिटेल में पढ़ने वाले, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर भी देखेंगे, बॉन्डिंग भी देखेंगे। तो कार्बन अकर इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर विद वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज। काफी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इनके अंदर होती हैं। पहला हमारा डायमंड हम देखेंगे, फिर हम देखेंगे हमारा ग्रेफाइट। तो डायमंड से शुरुआत करते हैं। ठीक है, डायमंड का ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे बोर्ड के ऊपर दिखाई दे रहा है, किस तरीके से बॉन्डिंग होती है, इसको भी समझेंगे। पहले देखेंगे इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड। हमें पहले से ही पता है कि डायमंड क्या है, कार्बन का फॉर्म है, और कार्बन हमेशा क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब कार्बन क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है, तो यानी कि डायमंड एंड ग्रेफाइट और फुलरीन की भी अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर कैसा बॉन्ड होने वाला है, कोवेलेंट बॉन्ड ही होने वाला है। अब हमें ये बात भी पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है टोटल। ठीक है, कार्बन फॉर्म्स टोटल 4 बॉन्ड्स, 4 बॉन्ड बनाता है। क्यों, क्योंकि कार्बन की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो एल शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इसका मतलब वैलेंसी कितनी हो गई, 4 हो गई, यानी कि कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हो गई, 4 हो गई। इसी वजह से 4 बॉन्ड बनाता है, सिंपल बात है, ये हमें पता है। ठीक है, तो इसी वजह से कार्बन इन डायमंड ईच कार्बन, हर एक कार्बन एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड टू द 4 अदर कार्बन एटम्स।
4 अलग कार्बन एटम्स के साथ वो कंबाइंड होता है एंड क्या बनाता है, 3 डायमेंशनल रिजिड स्ट्रक्चर बनाता है। इस 3 डायमेंशनल रिजिड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की वजह से कार्बन हमारा हार्डेस्ट मटेरियल है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है कार्बन। कार्बन को ग्लास को कट करने के लिए जो नाइफ्स आते हैं उसकी टिप्स के ऊपर भी लगाया जाता है, क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा हार्ड है कि हम बहुत इजीली उसको यूज़ करके, उसको नाइफ्स के ऊपर यूज़ करके कार्बन को ग्लास को कट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देखेंगे देखो ये जो व्हाइट बॉल्स आपको दिखाई दे रही हैं ये क्या है, हमारे कार्बन एटम दिखाई गए हैं। हमने क्या कहा, एक डायमंड के अंदर एक कार्बन का एटम डिफरेंट 4 कार्बन के साथ जुड़े हुए होते हैं। 1 कार्बन किसके साथ अटैच है, 4 अदर कार्बन एटम्स। यहाँ पे इस केस में इस पे ध्यान दो, देखो बीच वाला जो ये एटम है हमारा कार्बन 4 अदर से कैसे कनेक्टेड है, पहला 1, ये जो आपको ग्रीन लाइंस दिखाई गई हैं ये इंटरेक्शंस यानी कि बॉन्ड दिखाई गए हैं, पहला इस वाले से, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 से कनेक्टेड है। किसी भी कार्बन को उठा लो वो आपको 4 से कनेक्टेड ही मिलेगा। देखो यहाँ पे देख लेते हैं, इसको देखेंगे अभी हम, 1 एक से कनेक्टेड है, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। हर एक कार्बन अगले 4 अदर कार्बन से कनेक्टेड है। कहीं से भी उठा के देख लो, इसको देख लो, देखो ये बीच वाला सेंट्रल कार्बन ये 4 से कनेक्टेड होना चाहिए, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इस तरीके से अरेंजमेंट होती है 3 डायमेंशनल रिजिड स्ट्रक्चर जो कि कार्बन को हार्डेस्ट मटेरियल बनाता है। अभी यहाँ पे देखेंगे हम कार्बन के अंदर ये क्या है, ये जो आपको यूनिट दिखाई दे रही है ना, इसको मैं एक बार अलग से आपको बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो ये क्या है, हमारा बीच में कार्बन का एटम प्रेजेंट है, इसके ऊपर एक और कार्बन कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक कार्बन होगा, एक कार्बन हमारा यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है, ठीक है। इस यूनिट को हम पता है क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल यूनिट। इसके अंदर होता क्या है, देखो अगर मैं इसको 3D में समझने की कोशिश करूं कि ये एटम्स कहाँ कहाँ पे अरेंज्ड होंगे। ये कार्बन देखो हमारा, देखो इसको 3D में समझेंगे, फिर से बनाते हैं एक बार। ये कार्बन है, ठीक है, इसके साथ एक और कार्बन कनेक्टेड है, एक और कार्बन कनेक्टेड है, एक और कार्बन यहाँ पे कनेक्टेड है। बट इस केस में ये जो कार्बन है इसको ऐसे इमेजिन करो, ये आपके बाहर, आपके स्क्रीन से बाहर आ रहा है। इसको 3D में इमेजिन करेंगे हम, ये हमारे स्क्रीन से क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। इसको ऐसे इमेजिन करेंगे कि ये स्क्रीन से बाहर आ रहा है, और जो दूसरा वाला कार्बन है वो कहाँ जा रहा है, हमारे स्क्रीन के अंदर जा रहा है। इस तरीके से हम इसको समझेंगे। कार्बन 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 कार्बन, ऐसे कार्बन कार्बन कार्बन। अब इस टेट्राहेड्रल यूनिट को एक बार 3 डायमेंशन में हम देखेंगे। देखो ये कार्बन है हमारा बीच वाला, यहाँ पे इसके सर के ऊपर एक और कार्बन से ये कनेक्टेड है, दूसरा कार्बन हमारा ये है। ये दोनों कार्बन जो है वो प्लेन में लगे हुए हैं, बट अदर 2 कार्बन आर नॉट इन द सेम प्लेन। ये थर्ड कार्बन, इसको ऐसे इमेजिन करना, ये इस बोर्ड की स्क्रीन से बाहर आ रहा है, यानी कि आपकी फोन की स्क्रीन से ये वाला कार्बन बाहर आ रहा है, जबकि जो 4th वाला कार्बन है जिसको मैं इस डैश से दिखा रही हूँ, वो कार्बन आपकी फोन की स्क्रीन के अंदर जा रहा है। इमेजिन कर पा रहे हो उसको किस तरीके से होगा, ये 3 डायमेंशन में है, ये तीनों कार्बन एक प्लेन में है, ठीक है। ये वाला कार्बन हमारा स्क्रीन के बाहर आ रहा है और ये कार्बन हमारा स्क्रीन के अंदर आ रहा है। इस यूनिट को हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल यूनिट बोलते हैं।
हमारा जो डायमंड होता है उसके अंदर हर एक कार्बन 4 अदर कार्बन से कनेक्टेड होता है इन टेट्राहेड्रल यूनिट। डिफरेंट टेट्राहेड्रल यूनिट्स आपस में कनेक्टेड हैं। देखो ये दिख रहा है ना आपको, इसको एक बार फिर से देखो। ये जो कार्बन है, ठीक है, ये कहाँ जा रहा है, देखो ये वाला बॉन्ड कहाँ जा रहा है, स्क्रीन के अंदर। 3 डायमेंशन में इसको इमेजिन करना, कहाँ जा रहा है, ये स्क्रीन के अंदर, ये स्क्रीन के बाहर आ रहा है, ये कहाँ है, प्लेन में ऊपर, ये प्लेन में कहाँ जा रहा है, साइड में जा रहा है। तो इस तरीके से टेट्राहेड्रल यूनिट्स होती हैं हमारे पास। आई होप आपको ये टेट्राहेड्रल यूनिट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखेंगे, देखो डायमंड इज वेरी हार्ड मटेरियल, पहले ही पता है हमें, 3 डायमेंशनल रिजिड स्ट्रक्चर है वो, ठीक है, इतनी ज्यादा बॉन्डिंग हो रखी है उसके अंदर, तो इतना ज्यादा वेरी हार्ड मटेरियल है जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है। क्यों, रिजिड स्ट्रक्चर है, स्ट्रॉन्ग है। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखेंगे, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि हमने देखा था मेटल्स नॉन मेटल्स में कि मेनली हमारी जो नॉन मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तो करती नहीं है, बट डायमंड की 2 फॉर्म्स हैं अर्थ के ऊपर, पहला ग्रेफाइट, दूसरा डायमंड। सॉरी, कार्बन की हमारी 2 फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। कार्बन हमारा क्या है, एक नॉन मेटल है, कार्बन की 2 फॉर्म्स है, एक ग्रेफाइट, दूसरा डायमंड। अब जो ग्रेफाइट है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, बट डायमंड जो फॉर्म है वो कंडक्ट नहीं करती। इसका रीजन क्या है, देखेंगे, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि डायमंड के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। यहाँ पे कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे और कार्बन ने अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके 4 बॉन्ड बना लिए हैं। 4 बॉन्ड बना के क्या बना ली है, टेट्राहेड्रल यूनिट में 3 डायमेंशनल रिजिड स्ट्रक्चर बना लिया है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, सारे के सारे बंधे हुए ना इलेक्ट्रॉन्स, 4 ही इलेक्ट्रॉन्स थे उसके आउटर मोस्ट में, चारों ने ही बॉन्ड बना ली, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे हो सकती है, हमें ये बात अब बहुत अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रिसिटी जब ही कंडक्ट हो सकती है जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, हम ग्रेफाइट के बारे में जानेंगे। ग्रेफाइट, जैसे कि हमने डायमंड के केस में देखा कि डायमंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड मटेरियल होता है, बट ग्रेफाइट बिल्कुल अपोजिट है। ग्रेफाइट कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है। पहले इसके बॉन्डिंग में देखेंगे कि इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स इन द हेक्सागोनल एरे। हमने डायमंड में क्या देखा, एक कार्बन 4 अदर कार्बन से कनेक्टेड। ग्रेफाइट में क्या होता है, एक कार्बन 3 अदर कार्बन से कनेक्टेड होता है। कैसे, देखो ये हमारा कार्बन है, ये दूसरे कार्बन से कनेक्टेड है और ये तीसरे कार्बन से कनेक्टेड है। इस तरीके से हर एक कार्बन हमारा 3 अदर कार्बन से कनेक्टेड होता है। फोर्थ जो है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो बच गया, क्योंकि हमें पता है आउटर मोस्ट में, आउटर मोस्ट शेल के अंदर तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। इस केस में अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन की जगह पे सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं इन बॉन्डिंग, बॉन्ड बनाने में सिर्फ और सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री बच चुका है, यहाँ पे इसका यूज होने वाला है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में। क्लियर। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग बना के क्या करने, शेयरिंग करके क्या करने वाला है, हेक्सागोनल रिंग्स बनाता है। देखो इस तरीके से हेक्सागोनल रिंग्स यहाँ पे बन गई हैं। यहाँ पे देखो हर एक कार्बन, यहाँ पे देखो ये वाला कार्बन किससे कनेक्टेड है, 1 2, यहाँ पे एक और लेयर होने वाली है उसके साथ। इसी तरीके से इसको देखेंगे देखो 1 2 एंड 3, हर एक कार्बन 3 से शेयर्ड है, 3 उसने बॉन्ड बना रखे हैं। ये इस वाले को देखेंगे 1 2 3, यहाँ पे एक और लेयर भी तो होगी ना, तो ये वाला जो है, ये वाला 2 तो ये हो गए, तीसरा यहाँ पे एक कार्बन होगा उसके साथ कनेक्टेड है यहाँ पे। क्लियर। तो इस तरीके से हेक्सागोनल रिंग्स है। अब ये जो रिंग्स हैं वो एक के ऊपर एक लाई करती हैं, जैसे एक लेयर, एक हेक्सागोनल रिंग ये है, दूसरी हेक्सागोनल रिंग ये है, दोनों रिंग्स एक के ऊपर एक है। जैसे ही हम पेंसिल की वो लेड होती है, लेड पेंसिल का जो निब होता है, उसको हम थोड़ा सा ऐसे पुश करके लिखते हैं तो वो ब्रेक हो जाती है बहुत इजीली, या उसकी लेयर्स उतरने लगती हैं। जब हम पेंसिल से लिखते हैं नोटबुक के ऊपर, तो वो जो हम लिख पा रहे हैं वो क्यों लिख पा रहे हैं, वो जो ब्लैक कलर से हम लिख पा रहे हैं, क्योंकि वो ग्रेफाइट की जो हेक्सागोनल रिंग्स हैं, जैसे ही सॉफ्ट मटेरियल तो है ही, वो 3 डायमेंशनल रिजिड स्ट्रक्चर तो है नहीं, तो जैसे ही हम लिखते हैं थोड़ा सा पुश करके, तो 1 बाय 1 करके ये जो लेयर्स हैं ग्रेफाइट की, ये निकलना शुरू हो जाती हैं। इसी वजह से हम पेंसिल का यूज करते हैं, ग्रेफाइट का यूज करते हैं पेंसिल के अंदर। क्लियर। तो 1 फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो इसके अंदर है ही, हमें पता है 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट में, यूज सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं बॉन्डिंग बनाने में, एक इलेक्ट्रॉन तो फ्री बच गया। अब ये 1 फ्री इलेक्ट्रॉन ही यूज होगा फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है, गुड कंडक्टर है, क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। ठीक है।
अब एक और इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ पे देखेंगे, देखो ये जो हेक्सागोनल रिंग है पहली लेयर, ये दूसरी लेयर हेक्सागोनल रिंग्स की। अब इनके बीच में जो इंटरेक्शन होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नहीं होता, बहुत स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड अगर ये होती तो लेयर बाय लेयर निकल ही नहीं सकती, बहुत सॉफ्ट होता है, इसको हम कट करेंगे तो पहली लेयर बाहर निकल जाएगी। इवन पेंसिल से लिखते भी हैं तो लेयर्स बाहर निकलती हैं इसकी, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होता है ये। अब इसके बीच में दो लेयर्स के बीच में जो इंटरेक्शन होती है ये बहुत ज़्यादा वीक इंटरेक्शन होती है, इसी वजह से ये एक दूसरे के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्गली चिपक के नहीं रहती हैं हेक्सागोनल रिंग्स। क्लियर? लेयर बाय लेयर निकलती जाती हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट देखेंगे, ओके, ग्रेफाइट क्या है? सॉफ्ट होता है, देखा हमने, स्लिपरी होता है, इसी वजह से जो मशीन्स होती हैं उनके अंदर एज अ लुब्रिकेंट भी यूज होता है। ऑयल की जगह पे काफी बार हम क्या यूज करते हैं? ग्रेफाइट को एज अ लुब्रिकेंट मटेरियल यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है, लेयर्स आर नॉट केमिकली बॉन्डेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लेयर्स के बीच में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है। केमिकल बॉन्ड होगा तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, उसको निकलने में प्रॉब्लम आएगी। सॉफ्ट है यानी कि बहुत इजीली निकल पा रही है, यानी कि केमिकल बॉन्ड तो उनके बीच में है नहीं। वीक इंटरेक्शन होती है दोनों लेयर्स के बीच में, इसी वजह से वो एक दूसरे के ऊपर बहुत इजीली स्लाइड कर सकती है। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, फुलरीन, ये हमारा थर्ड एलोट्रॉप है, इसके बारे में ज्यादा कुछ अभी हमें नहीं पता है। ये स्ट्रक्चर है हमारा फुलरीन का, एक सॉकर बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे फुलरीन का। तो फुलरीन फॉर्म अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रॉप, पता है हमें। जो फर्स्ट फुलरीन हमने डिस्कवर किया था वो कौन सा था? C60। ये C60 क्या दिखा रहा है? C60 दिखा रहा है कि ये जो फुलरीन है ना, इसके अंदर 60 कार्बन प्रेजेंट है। अब क्या ये C60 ही होता है? 60 ही कार्बन की बॉल होती है? बिल्कुल भी नहीं, ये C70 भी हो सकता है, C75 भी हो सकता है। बट जो पहला फुलरीन डिस्कवर हुआ था, वो जो स्ट्रक्चर था, उस स्ट्रक्चर के अंदर 60 कार्बन थे, 60 कार्बन की बॉल्स थी। कितनी थी? 60 कार्बन की बॉल्स थी। इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है? फुटबॉल लाइक शेप होता है। ये स्ट्रक्चर है, देखो इसके अंदर दो टाइप्स की रिंग प्रेजेंट होती है, एक तो पेंटागोनल रिंग और दूसरी हमारी हेक्सागोनल रिंग्स। यहाँ पे देखेंगे, देखो पहली रिंग बीच में क्या दिख रही है आपको? पेंटागोनल रिंग दिख रही है, 5 मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग पेंटागोनल रिंग। अब इस बीच वाली 5 मेंबर्ड रिंग के आसपास एडजेसेंट सारी आपको हेक्सागोनल रिंग्स मिलने वाली है। देखो 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोनल रिंग। कलर चेंज कर लेते हैं एक बारी। देखो ये 5 मेंबर्ड रिंग बीच वाली हमारी, इसके चारों तरफ देख रहे हैं हम 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोनल रिंग 1 2 3 4 5 एंड 6 6 मेंबर्ड रिंग्स हमारी बीच वाली पेंटागोनल रिंग के आसपास प्रेजेंट है। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे किसकी? फुलरीन्स की। आई होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अभी तक यही देख रहे थे हम कि कार्बन हमारे आसपास प्रेजेंट है। कंप्लीट ब्रांच बन चुकी है केमिस्ट्री की, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम मेनली कार्बन और कार्बन से बने डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में डील करते हैं। हमारी जितनी भी मेडिसिन आती हैं, दवाइयाँ, ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एक पूरी बेस्ड है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। वो सब उस सब के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? पैरासीटामोल है हमारी, जो फीवर के लिए हम यूज़ करते हैं, वो सब क्या है? हमारे कार्बन के कंपाउंड्स ही होते हैं। डाइजेशन के लिए जो दवाइयाँ आती हैं, मैक्सिमम दवाइयाँ हमारी किस चीज़ की बनी हुई हैं? कार्बन कंपाउंड्स की बनी हुई है। तो क्यों है वर्सेटाइल इतना? उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं कुछ सुपर पावर्स। कौन सी सुपर पावर्स है? कार्बन के अंदर प्रेजेंट है 2 सुपर पावर्स। पहला है हमारा कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। पहली प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या? डेफिनेशन आनी चाहिए पहली बात तो आपको इसकी, फिर कॉन्सेप्ट तो मैं आपको बता ही रही हूँ। डेफिनेशन में देखें तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट ड्यू टू विच लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर फॉर्म। कैटिनेशन का मतलब क्या है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, यानी कि कार्बन के अंदर एक ऐसी एबिलिटी है कि वो दूसरे खुद ही के भाइयों यानी कि कार्बन के साथ ही बहुत सारे बॉन्ड्स बना सकता है
इनफाइनाइट टाइम्स कंबाइन करके बॉन्ड बना सकता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। अगर किसी और एटम के अंदर भी जितनी कार्बन के अंदर कैटिनेशन की पावर है, किसी और एटम के अंदर भी उतनी ही कैटिनेशन की पावर अगर होगी तो क्या होगा, तो उसके भी उसके भी बहुत सारे कंपाउंड्स बन जाएंगे और उसकी भी एक अलग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बन जाएगी। बट ऐसा नहीं होता है, मैक्सिमम कैटिनेशन की पावर प्रेजेंट होती है हमारे कार्बन के अंदर, और सेकंड नंबर पे आता है हमारा सिलिकॉन। बट सिलिकॉन के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको 7 से 8 सिलिकॉन के साथ ही वो कंबाइंड मिलेगा, इससे ज्यादा का वो नहीं मिलता है। इसके पीछे रीजन छुपा है कार्बन के अंदर। कार्बन का जो स्ट्रक्चर है वो काफी स्मॉल है, इतना बड़ा एटम नहीं है, तो वो बहुत इजीली कंबाइन कर पाता है दूसरे कार्बन एटम के साथ और लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन फॉर्म कर सकता है, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप के कार्बन कंपाउंड्स पढ़ते हैं हम। इसी वजह से वो क्या है, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारी कैटिनेशन। नेक्स्ट है टेट्रावैलेंसी। टेट्रा मतलब 4, वैलेंसी मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है। वैलेंसी मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी कि कार्बन 4 अदर कार्बन या डिफरेंट हाइड्रोजन के साथ भी कंबाइन कर सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। सिंपल सी बात है। टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या हुआ कि उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हो गई, 4, यानी कि वो टोटल 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। पहली सेल्फ लिंकिंग, खुद के साथ ज्वाइन कर सकता है, डिफरेंट लॉन्ग चेन बना सकता है खुद के साथ ज्वाइन कर करके। दूसरी क्या है, टेट्रावैलेंसी है, 4 अदर बॉन्ड वो बना सकता है। इन ऑर्डर टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। नोबल गैस कॉन्फिगरेशन क्या होती है, नोबल गैसेस क्या होती हैं, नोबल गैसेस को हम इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। वो नोबल गैसेस का एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रेडोन, ये जो है ये हमारी है नोबल गैसेस। इंपॉर्टेंट है, इनके आउटर मोस्ट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं पहले से, मोस्ट स्टेबल होती हैं। ये क्या होती है, मोस्ट स्टेबल। अब क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये किसी और से कंबाइन ही नहीं करेंगी। कॉम्बिनेशन होता क्यों है, एटम्स आपस में कंबाइन करते ही क्यों है, क्योंकि ऑक्टेट पूरा करना होता है। क्योंकि इस केस में 8 इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही हैं तो वो कंबाइन करेगा ही नहीं दूसरे से, तो इसी वजह से ये इनडायरेक्टली ये वाली चीज लिखी हुई है, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन करनी है कार्बन को। नोबल गैस कॉन्फिगरेशन मतलब आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, सिंपली ऑक्टेट रूल को उसको फॉलो करना होता है। तो इन ऑर्डर टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, यानी कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए कार्बन शेयर इट्स 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, एक बारी आना, ये ना पेन नहीं काम कर रहा उस पर। रिमोट भी काम नहीं कर रहा।